सर मैं पिछली बार हिंदी में बोला था। नहीं सर, इंग्लिश में मिक्स हुआ था। मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। हाँ, तो आपको मैंने कहा था इंग्लिश में बोलने के लिए। यस करेक्ट? सर। याद है ना? हाँ, बहुत अच्छा। चलिए, तो अपने बारे में बताइए थोड़ा। सर मेरा नाम अमरजीत यादव है। मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले का रहने वाला हूँ। सर मैंने अपनी स्नातक की पढ़ाई लखनऊ विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस में की है। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन अपना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में किया है। सर मेरी हॉबीज फिल्में देखना और जॉगिंग करना है, और वर्तमान में सर मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। और मेरे साथ इनका इंटरव्यू हुआ है पिछली बार। आप मेरे सामने भी आए हो ना? सर लास्ट ईयर है। लास्ट सैटरडे को आए थे? नहीं, लास्ट ईयर लास्ट ईयर आए थे? यस सर। इस साल में नहीं है? नहीं मुझे लगा कि मैं आपको पहचानता हूँ इसलिए पूछा। सर, लास्ट ईयर भी मैंने दिया था, मेरा अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया था। इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। सो 1857 की क्रांति जानते हैं आप? यस सर। उसमें लखनऊ का योगदान बताइए, अवध का। यस सर। सर 1857 की क्रांति में लखनऊ में सर बेगम हजरत महल ने उनको लीड करने का काम किया था सर। और जो 1857 की क्रांति था उसका सेंटर अवध में माना जाता है। ऐसा उत्तर प्रदेश के लोगों की सर महती भूमिका रही थी उसमें। ओके। जो ऐसा क्या हुआ था कि डलहौजी ने जो राज्य हड़प का जो सिद्धांत था उसको न लागू, ये अवध पे लागू नहीं होता था, फिर भी इसको कैप्चर किया था, क्यों, किस बेस पे? सर अवध के ऊपर सर कुशासन का आरोप लगाते हुए उसको हड़पने का काम किया गया था, लेकिन एक और कमेटी बनी थी तो उसने ऐसा पाया था कि अवध में कुशासन जैसी जो आरोप लगाए गए हैं उसके ऊपर उस तरह की समस्याएं नहीं हैं। तो ये डलहौजी का मतलब पॉलिटिकल मोटिव था, उसको कोई और रास्ता नहीं मिल रहा था अवध को हड़पने के लिए। तो अवध एम में की ऐसी कौन सी, मतलब अवध इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि उसको इस तरह कैप्चर करना पड़ा, हड़पना पड़ा? जी सर, अवध एक इंडिपेंडेंट रियासत के रूप में अपना स्थान रखता था। इसके साथ साथ सर वो सेंटर के रूप में था। वहाँ पे राष्ट्रवादी गतिविधियाँ या फिर अंग्रेज़ों के खिलाफ जो भी गतिविधियाँ थीं उनमें संभावना की दृष्टि से देखा जाता था उसको, तो इसलिए उन सबको ख़त्म करने के लिए अवध के ऊपर उसने होल्ड करना चाहा। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस में आप महात्मा गांधी को जानते हैं? यस सर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जानते हैं? अगर दलितों के ऊपर हम बात करें तो किसके जो विचार है, चाहे महात्मा गांधी या बी आर अम्बेडकर के, किसके जो विचार हैं मोर रिलेवेंट है ऑन दलित? सर महात्मा गांधी और जो भीमराव अम्बेडकर थे, इन दोनों लोगों का अंतिम उद्देश्य था वो दलित समुदाय का उद्धार करना था, उनको मुख्य धारा में लाना था। लेकिन इसके लिए जो महात्मा गांधी ने रास्ता सुझाया था वो हृदय परिवर्तन की बात करते थे। तो वो एक आदर्शात्मक स्थिति को सूचित करता है और उसमें काफ़ी लंबा समय लग सकता था। जहाँ तक सर भीमराव अम्बेडकर जी की बात है तो उन्होंने इसके लिए प्राग्मेटिक सोल्यूशन देने का काम किया। उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की बात की, अंतर जाति भोजनालय की बात की। उन्होंने संविधान के माध्यम से जो पीछे छूट गए लोग हैं ऐतिहासिक कारणों से, सर उनको आगे बढ़ने के लिए अवसर देने की बात की थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उद्देश्य दोनों लोगों का सेम है, लेकिन अगर व्यवहारिक स्तर पर देखा जाए तो भीमराव अम्बेडकर जी ज़्यादा रिलेवेंट बैठेंगे इसमें। लॉब्स और रूसो नाम सुनोगे? यस सर। इनका एक कॉमन सिद्धांत है, सामाजिक समझौता सिद्धांत। वो क्या है? सर हाब्स का जो सामाजिक समझौता का सिद्धांत था, हाब्स ने ऐसा माना था कि जो तीनों कॉमन कैरेक्टरिस्टिक वो बताइए। यस सर। सर हाब्स लॉक और रूसो के जो सामाजिक समझौते के सिद्धांत हैं, इनमें सर हाब्स का ऐसा मानना था कि जो समझौता होता है वो पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक स्थिति में होता है। लेकिन लॉक का ऐसा मानना था
कि सम ये डिफरेंसेस बता रहा हूँ, मुझे कॉमन चीजें बताओ कि ये तीनों की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या थी जो सोशल कॉन्टेक्ट हुई है, इनका मतलब कि मेन वो क्या है, थीम क्या है? जी सर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का मेन जो थीम है सर, समाज में शांति स्थापित करना, लोगों को अपने ऊपर एक शासक जो है उसका निर्माण करना था सर। जो समाज में जो जैसे हाब्स का मानना था कि निर्दयी समाज है या फिर एनिमल इंस्टिंक्ट के साथ जो चल रहा है, उसमें सर एक सभ्य समाज का निर्माण करना। नॉर्मल होता है, एकदम नॉर्मल होता है, कोई वो नहीं है, कोई मार्किंग नहीं हो रही है, तुम्हारा एग्जाम नॉर्मल जा रहा है, तुम एकदम डर सकते हो, एकदम बी नॉर्मल और खुल के बोलो, तुझे पता है। यस सर। सर, सामाजिक समझौते का जो उद्देश्य था वह सर जो बर्बर समाज था उससे उसको एक पूर्व राजनीतिक समाज में ले जाना था या फिर एक सिविल समाज का निर्माण करना था। और जो भारतीय दर्शन है, यस जो भारतीय संविधान का जो दर्शन है, वो इस सामाजिक समझौते सिद्धांत पे फिट होता है? जी सर, अगर भारतीय संविधान के दर्शन को देखा जाए तो सर सामाजिक जो समझौता हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो समाज में बर्बरता फैली हुई है उसको समाप्त करना, एक नियम कानून जैसी व्यवस्था बनाने का काम करना और समाज में सभी लोगों को एक समानता के साथ आगे बढ़ने का मौका प्रदान करना। अगर हम इस परिधि से देखा जाए तो हमारा संविधान जो है सर सामाजिक समझौते से भी आगे बढ़ते हुए सबको अधिकार प्रदान करने का काम करता है और एक ऐसे समाज का निर्माण करता है जो समावेशी हो, जिसमें सभी लोगों को अपने महत्तम विकास का अवसर प्राप्त हो सके। आपने शायद आप देवरिया से हैं यस सर। और सीएपीएफ सिविल मेंस 18 और 17 सिविल मेंस दिया हुआ है, किस सब्जेक्ट से दिया हुआ है? सर फिलोसफी से। फिलोसफी से। और इससे पहले सीएपीएफ है और सिविल है, तो आप क्या बनना चाहते हो? एसी बनना चाहते हो या फिर आईएएस आईपीएस? सर, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी इंडिविजुअल को उसका जो पोटेंशियल है उसका मैक्सिमम रियलाइजेशन का प्रयास करना चाहिए। सर, जो मेरा उद्देश्य है वह सोशल कंट्री का जो सेवा करने का है सर, इसको मैं एज ए आईएएस बन के कर सकूं या फिर मैं एज ए सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट बन के कर सकूं, सर मुझे दोनों में ही उतनी ही खुशी होगी। सपोज दैट आज आप एसी बन जाते हैं, यस सर। कल को आप आईएएस और आईपीएस बनते हैं तो यहाँ से डिजाइन करेंगे? जी सर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा चयन आईएएस आईपीएस के लिए हो जाता है तो मुझे बड़े स्तर पर बड़े प्लेटफॉर्म पर काम करने का मौका मिलेगा। तो सर मैं आपको लगता है कि आपकी जैसे किसी एक के साथ नाइंसाफी होगी तो वो इसको डिजर्व करता था, आपको इसमें रह गया? सर, लेकिन जब मैं अभी एसी में जैसे सेलेक्ट हो जाता हूँ तो मुझे पता नहीं रहेगा कि मेरा भविष्य में एज आईएएस के रूप में सिलेक्शन होगा, और अगर मैं उसको रिजाइन कर देता हूँ तो जो मेरी पोस्ट खाली होगी वो 1-2 सालों बाद वापस जुड़ के वैकेंसी के लिए आएगी। और सर, मैं अगर आईएएस बन जाता हूँ तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपनी क्षमता के साथ जो भी आंतरिक सुरक्षा संबंधी जो जिम्मेदारियाँ हैं या पॉलिसी मेकिंग में जो आंतरिक सुरक्षा संबंधी जो भी नियम कानून बनाना है तो मैं उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता हूँ। देवरिया तो मतलब गोरखपुर है। यस सर। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर है, आइडिया है कुछ इनके बारे में? जी सर, जो गोरखनाथ मंदिर है वो गोरखनाथ संप्रदाय का नाथ गोरखनाथ का जो मंदिर है सर वो नाथ संप्रदाय से संबंधित है। हमारे उत्तर प्रदेश के वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसी मंदिर से संबंध रखते हैं। वो नाथ संप्रदाय है क्या? सर, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है सर, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है सर, मैं पढ़ना चाहूँगा। सर पूछने ठीक है, इससे पूछा था मैंने पिछली बार। बताओ अभी आप सीएपीएफ में क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? 2-3 शब्दों में मुझे इतना बताओ। जी सर, सीएपीएफ को एज ए करियर के रूप में ज्वाइन करने के पीछे सर इसमें एक डायनेमिक नेचर की जॉब का होना, एक
सम्मानजनक करियर के रूप में इसको देखा जाता है, जिसमें लाइफ लॉन्ग ग्रोथ करने का मौका मिलता है। सर इसमें मैं गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी के साथ बड़े स्तर पर मुझे इंटरनल सिक्योरिटी में भूमिका निभाते हुए सर एक देश सेवा करने का सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी प्राप्त होगा। क्या पे मिलती है असिस्टेंट कमांडर? जी सर, इसमें 5400 ग्रेड पे हाँ, सर इनका 5400 ग्रेड पे लगता है। ग्रेड पे खत्म हो गया 6 पे कमीशन में। सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं है। तो फिर आप ज्वाइन क्यों कर रहे हो? पैसा वगैरह तो पता होना चाहिए ना, क्यों ज्वाइन कर रहे हो सर? क्या पे मिलेगा आपके? लाइफ पे मिलेगी या खाली वफत का करोगे ट्रेनिंग? सर एक CAPF में जाना सर केवल मॉनेटरी मैटर ही नहीं है, इससे बढ़ के सर मेरा केवल नहीं है माना मैंने, इसलिए तो पहले मैंने पूछा। अब पूछ रहा हूँ कि पैसे कितने मिलेंगे? व्हाट इज द पे स्केल ऑफ असिस्टेंट कमांडर एंड व्हाट इज द प्रमोशन? किस प्रमोशन तक आप जा पाएंगे इसमें? सर मैं अगर अभी मेरी नियुक्ति होती है और वर्तमान समय में देखा जाए तो OGA भी मिल चुका है CAPF को, तो सर मैं असिस्टेंट कमांडेंट के बाद सर डिप्टी कमांडेंट, सेकंड इन कमांडेंट, फिर उसके बाद सर DIG स्तर तक जा सकता हूँ। अभी DIG को क्या पे मिलती है? सॉरी सर, असिस्टेंट कमांडेंट का भी पे नहीं मालूम है? सर मुझे देखना पड़ेगा सर। देखना पड़ेगा, तो आपने तो फर्स्ट चॉइस दे रखा है CISF ज्वाइन करना। यस सर मुझे ऐसा लगता है कि जो असिस्टेंट कमांडेंट की जॉब है सर वो मॉनेटरी मैटर से ज़्यादा मायने रखती है सर। उसमें लाइफ लॉन्ग एक सीखने का मौका मिलता है सर, कंट्री वाइड एक्सपोजर मिलता है। नहीं, पर फिर भी इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको पैसे कितने मिलेंगे। पता लगा वहां जाके 30,000 रुपए मिल रहे महीने के और आप उसमें खुश नहीं हो, इतना बड़ा काम करना पड़ रहा है मेहनत का, तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, फिर आपको उस जॉब में मजा नहीं आएगा। सर CAPF एक ग्रुप A सर्विस है सर। भारत सरकार अपने जो भी अफसर्स होते हैं उनका जो भी जिम्मेदारियाँ होती हैं, जो भी रोल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक सम्मानजनक सैलरी देने का काम करती है। और सर अगर किसी का पैसा कमाना मोटिव हो तो मुझे लगता है कि देश सेवा जैसे काम में या फिर इंटरनल सिक्योरिटी मैटर करने वाले काम में वो नहीं। आप जितने आर्मी ऑफिसर्स हैं, जितने पुलिस ऑफिसर्स हैं, IAS ऑफिसर्स हैं, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति हैं, सारे देश सेवा करने की पेमेंट नहीं लेते हैं। यस सर, पेमेंट लेना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये था कि किसी का मोटिव जो है वो पैसा नहीं होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि पेमेंट एक फैक्टर होता है जो अट्रैक्ट करता है किसी को? यस बिल्कुल करता है सर, लेकिन ये क्यों बोल रहे हैं? सर मेरे कहने का मतलब था कि सिंगल फैक्टर पेमेंट नहीं होना चाहिए, इसके साथ एडिशनल होता है। जैसे कांस्टेबल बनने में क्या खराब है? देश की सेवा करना है और वो जल्दी आराम से जॉब मिल जाएगी सर। मास्टर है शायद, उसमें इतना मेहनत ना करना पड़े और सेवा का मौका पूरा मिलेगा। सर तो कांस्टेबल क्यों ना बने? सर ये भी अपनी ड्यूटी है, अपना अधिकार है। मुझे लगता है सर कि देश सेवा करने की में जो सबकी जो भूमिका है, एक स्वीपर है वो भी अगर अपना काम अच्छे से करता है तो उसकी भी, और कोई प्रधानमंत्री व्यक्ति है अगर वो भी अपना काम अच्छे से करता है तो दोनों समान हैं। लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि तो मैं आपको इसी जॉब में सेवा क्यों करना है, वही तो पूछा जा रहा है। सर मैं ये इसी जॉब में सेवा देश का क्यों करना है? बाकी जॉब में तो सेवा कर सकते हैं। अगर सेवा ही मेन पर्पस है, पे उतना पर्पस नहीं है, तो फिर ग्रुप 1 सर्विस को अटेम्प्ट क्यों कर रहे हैं? ग्रुप 1 अगर सर्विस सेवा करने के लिए ग्रुप 1 सर्विस चाहिए आपको। यस सर, तभी तो आप यहाँ हैं। यस सर। अब पूछा जा रहा है कि ग्रुप 1 सर्विस ही क्यों सेवा करने के लिए उपयुक्त लग रहा है आपको, उस पर कुछ पे का पूछा गया। सर मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा पोटेंशियल है वो ग्रुप 1 सर्विसेज लायक है। अगर मैं जो भी सरकार के द्वारा जो क्राइटेरिया है अगर मैं उसको पूरा नहीं कर पाता हूँ, अगर मैं उससे नीचे भी किसी जॉब पे सेलेक्ट होता हूँ तो सर मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को रियलाइज करना चाहता हूँ, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। क्या 3 चीजें आप CISF में करोगे जाके अगर आपको अपॉइंट किया गया? सर CISF में जाने के बाद सबसे पहले जो फ्यूचर से संबंधित जो इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस उत्पन्न होने वाले हैं, जैसे वर्तमान समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये अगली देख रहे हो? यस क्या इशारा कर रहे हैं मालूम? सर 1। हाँ, 1 मतलब 2 शब्द में। अच्छा, अब आप क्या है, कम से कम 10 लाइन बोलोगे, मैं डीब्रीफ में समझाऊंगा आपको कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ है। यस इसलिए मैं इंडिकेट कर रहा हूँ
अब तक दूसरा आ जाना चाहिए था पॉइंट और तीसरा खत्म हो जाना चाहिए था ताकि मैं दूसरे क्वेश्चन पूछ सकूं। आप मौका नहीं दे रहे हो बोलने का, बोल रहे हो। एक क्वेश्चन होता है कम से कम 2 मिनट मिनिमम ले रहे हो आंसर देने में। बताओ सर, मैं जो नई चुनौतियां आंतरिक सुरक्षा से संबंधित आ रही हैं उनको लेकर तैयार करने का काम करूंगा। सर, जेंडर इक्वलिटी के पर्सपेक्टिव पे और अच्छे से काम करना होगा। और सर, जो सबऑर्डिनेट्स हैं मेरे, उनका जो लाइफ स्टाइल है या फिर उनका जो काम करने का घंटा है, उन सबको मैं नियमित करने का काम करूंगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।